सिद्धारमैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। आज हम उनके राजनीतिक जीवन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं जिन्हें कर्नाटका जैसा समृद्ध राज्य फर्नाटका लगता है। कर्नाटका में बीजेपी हार गई है, इस वजह से वह फर्नाटक नहीं हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान भूल गए हैं कि इसी मध्य प्रदेश में वे पिछला चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को तोड़कर वे मुख्यमंत्री बने हैं। उनके तर्कश में धार्मिक मुद्दों के अलावा और कौन कौन से तीर हैं, हम भी जानना चाहेंगे। लेकिन कर्नाटक को फर्नाटक कहकर उन्होंने उस जनता को सकते में जरूर डाला है जो उन्हें मुख्यमंत्री चुनती रही है। इसलिए नहीं कि भारत के किसी राज्य के लिए अनुचित शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैं आस्था के नाम पर आहत होने वाले और बात बात में अपमान की राजनीति करने वालों का विरोध करता हूं। भारत के राजनीतिक समाज को इस नौटंकी से अब ब्रेक ले लेना चाहिए। बहुत हो गया। कर्नाटक को फर्नाटक कहने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बयान को अब इग्नोर कीजिए। सिद्धारमैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। कौन है ये सिद्धारमैया? मैसूरू के पास एक गांव है सिद्धारमनहुंडी, वहीं के रहने वाले हैं और वो जिला काफी समृद्ध माना जाता है। चुनावों के दौरान सिद्धारमैया का डांस करते हुए यह वीडियो जब वायरल हुआ तो कुछ लोगों को लगा कि चुनावी स्टंट होगा, जैसा कभी कभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दिया करते हैं। मगर जिस लय में सिद्धारमैया डांस कर रहे थे, बिना सघन प्रशिक्षण के कोई नहीं कर सकता था। सिद्धा ने बचपन में लोक नृत्य सीखा था। नंजे गौड़ा इनके गुरु थे। डांस के साथ साथ लिखना पढ़ना भी सीख लिया। इनके गुरु इनके नृत्य से इतने प्रभावित हुए कि 5 रुपया इनाम में दे दिया। सिद्धा ने उस पैसे से एक भेड़ खरीद ली। इनके पिता भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, इसलिए 10 साल की उम्र के बाद स्कूल जाने का मौका मिला, मगर पढ़ाई ठीक से की। कुरुबा समुदाय के हैं, यानी गरेड़िया समाज के हैं। पिता से जिद की और वकालत पढ़ने निकल गए। वकालत से सियासत में आ गए। आज कर्नाटका के कद्दावर नेता बन गए हैं। शुरुआत सिद्धारमैया ने भारतीय लोक दल के सदस्य के रूप में की। जब लोक दल टूट गया, उस समय काफी टूटा करता था, तो जनता दल में चले आए और वहां से जनता दल सेक्युलर के साथ चले गए। आमतौर पर कांग्रेस से ऐसे नेता निकलकर अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर जनता दल में जाते रहे हैं और समाजवादी धारा में ऊंचा मकाम पाते रहे हैं। मगर सिद्धा तो समाजवादी और एंटी कांग्रेस धारा से निकलकर कांग्रेस में आए और वहां ऊंचा मकाम बना गए। पहली बार 1983 में विधानसभा का चुनाव जीत गए और तभी से कुछ एक मौकों को छोड़कर लगातार विधायक भी रहे। जनता दल की जेएच पटेल सरकार में 1996 में और 2004 की एन धर्म सिंह सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 2005 में सिद्धारमैया को पार्टी से निकाल दिया गया। ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ संविधान। सिद्धारमैया आज जब शपथ ले रहे थे तो उनके राजनीतिक जीवन का चक्र भी घूम रहा था। इस कांग्रेस में वे 2006 में शामिल हुए। तब उन्हें कांग्रेस में शामिल कराने के लिए सोनिया गांधी बेंगलुरु आई थीं। बेंगलुरु में एक बड़ी सभा भी हुई जिसमें सिद्धा के समर्थक बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद रहे। 2013-18 के बीच कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री बने और अपना कार्यकाल भी पूरा किया। 1970 में देवराज अरस के बाद यह पहली बार था कि कर्नाटका में एक मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया। देवराज अरस भी सिद्धारमैया के जिले से हैं। सिद्धा ने अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और दलितों का गठजोड़ बनाया, जिसे अहिंदा कहते हैं। सिद्धा कर्नाटका के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। उम्मीद है अपने इस कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अग्रसर रहेंगे, न कि तुष्टीकरण जैसे फर्जी आरोपों से डरकर पीछे हट जाएंगे। अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों तक सारी योजनाएं बराबर पहुंचेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी ने 5 वादे दोहराए और अब आप जनता को याद रखना चाहिए और गिनती शुरू कर देनी चाहिए कि वायदे आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं,
छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है। हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे। सिद्दा का मुख्यमंत्री बनना लंबे राजनीतिक जीवन की साधना से गुजरना है। एक नेता को अपने जीवन में राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का भी ताना बाना बुनना पड़ता है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबी है। लंबे संघर्ष से तब कर कोई नेता इस पद पर पहुंचता है तो कोई इस वजह से भी मंत्री बन जाता है कि वो सिंधिया जैसे राजघराने से आता है। बहुत से सांसद केवल धन बल के दम पर उस जगह पर कई वर्षों से टिके हैं, लेकिन वहां से आगे नहीं जा सके। केवल अपनी भीमकाय गाड़ियों में हूटर बजाकर इलाके में घूमते रह जाते हैं। सिद्धारमैया का जीवन बता रहा है कि हर दिन उन्होंने राजनीति में कुछ न कुछ जोड़ा है, विस्तार किया है, जहां थे वहां से आगे आए हैं। 1989 के बाद कर्नाटका में कांग्रेस को इतनी सीट मिली है, वो भी तब जब बीजेपी की तरफ से प्रचार और रोड शो का चेहरा एकमात्र नरेंद्र मोदी थे। रोड शो में नरेंद्र मोदी के साथ राज्य बीजेपी का कोई चेहरा नजर नहीं आया करता था। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस को राहुल की पदयात्रा से लाभ मिला है। जिन जिलों से पदयात्रा गुजरी है वहां कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ। प्रियंका और राहुल की सभाओं में भीड़ भी काफी आ रही थी और रैलियों की तैयारी देखकर लग रहा था कि वहां की कांग्रेस या चुनाव की तरह लड़ रही है। लेकिन 2013 में एक और पदयात्रा हुई थी। सिद्धारमैया ने बेंगलुरु से बेल्लारी तक की पदयात्रा की और वहां के रेड्डी बंधुओं के वर्चस्व को चुनौती दे डाली। 2013 में कांग्रेस सत्ता में आ गई और सिद्धा मुख्यमंत्री बन गए। 2018 में कांग्रेस सिद्धा के चेहरे पर चुनाव लड़ी मगर बहुमत नहीं पा सकी, लेकिन पार्टी को 80 सीटें मिल गईं। जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बने एचडी कुमारस्वामी। यह सरकार 14 महीने ही चली। कांग्रेस के 14 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए या ले आए गए और बीजेपी की सरकार बन गई। पार्टी को तोड़ने का वो तमाशा देश ने गोदी मीडिया के जरिए खूब देखा था। ऑपरेशन लोटस वहीं से चल पड़ा। जब 1994 में सिद्धारमैया वित्त मंत्री बने तब वहां के कुछ अखबारों ने लिख दिया कि भेड़ें चराने वाला आदमी राज्य का वित्त मंत्रालय कैसे चलाएगा। लेकिन जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया तब अंग्रेजी के अखबारों ने भी उनकी तैयारी की तारीफ की। वैसे कर्नाटका में सिद्धा ने ही सबसे ज्यादा बार बजट पेश किए हैं, 13 बार। उनके द्वारा लॉन्च की गई कई योजनाओं को आज भी सराहा जाता है और वे जारी हैं। एक राजनेता के जीवन की कहानियां जलेबी की तरह पेचदार होती हैं। आप कुछ कहानियों को जानते हैं, उन्हें ही बार बार बताया जाता है, और कुछ कहानियों को कभी नहीं जान पाते, और कुछ कहानियों को जानते हुए भी लोग सार्वजनिक रूप से नहीं बताते हैं। लेकिन सिद्धारमैया का दक्षिण की राजनीति में उदय कांग्रेस के लिए उस समीकरण की तलाश का पूरा होना है जो केवल समाजवादी धारा के दलों के पास हुआ करता था। 2014 के बाद बीजेपी के पास चला गया। दलित, पिछड़ा और अब मुस्लिम और अन्य समुदायों को जोड़कर सिद्धारमैया ने कांग्रेस के भीतर की राजनीति को बदल दिया है। सिद्धारमैया धोती कुर्ता पहनने वाले नेता हैं। इस दौर में जब तरह तरह की बंडियां और नेहरू जैकेट का फैशन चला, जिसका नाम जबरन मोदी कुर्ता रख दिया गया, जबकि गांव-गांव में लोग इस तरह का कुर्ता पहनते हैं, मेरे गांव में भी। उसी दौर में सिद्धा धोती कुर्ता पहनकर राजनीति के शिखर पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी को हराने वाले किसी भी नेता को पहले पन्ने पर जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। गरेड़िया समाज के लोग देश भर में काफी परेशान हैं। उनकी समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, कांग्रेस की सरकारों का भी नहीं। उम्मीद है सिद्धा उनकी आवाज बनेंगे और हाशिए से उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई है। कई विपक्षी दलों को न्योता गया और कुछ को नहीं गया। आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले 2018 में बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा हुआ। एक ही मंच पर मायावती भी थी, अखिलेश यादव भी थे, दिवंगत अजित सिंह भी थे और तेजस्वी यादव भी, वाम दलों के नेता भी थे। मगर विपक्षी एकता पुलवामा की घटना की आंधी में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकी। अब उसी पुलवामा की घटना को लेकर सत्यपाल मलिक ने गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। इस बार भी विपक्षी एकता नजर आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन नजर आए,
जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी बुलाई गईं और मौजूद रहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच पर दिखे। अभिनेता कमल हासन भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। डीके शिव कुमार ने जब सिद्धारमैया को भाषण के लिए बुलाया तो वहां मौजूद लोगों का उत्साह देखने लायक था। दोनों नेताओं की प्रतिस्पर्धा मंच से नदारद थी। दोनों एक दूसरे को आदर दे रहे थे। सिद्धा ने भी अपने भाषण में शिव कुमार का नाम लिया। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन इसी के साथ शुरू हो गया। कर्नाटक में बीजेपी लगातार दूसरी बार चुनाव हारी है। पिछली बार भी हार गई थी, कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई थी। 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और 2023 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दक्षिण का एक बड़ा राज्य हार गए, जिसे संघ की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है। कभी हलाल तो कभी हिजाब तो कभी मुसलमान फल फूल विक्रेता से सामान नहीं खरीदने का अभियान, और कुछ नहीं मिला तो टीपू सुल्तान को लेकर बवाल। धर्म की राजनीति ने बीजेपी और गोदी मीडिया में यह आत्मविश्वास और अहंकार भर दिया है कि जनता भूख से मरती रहेगी, मगर धर्म का नारा लगा देने से वो भूल जाएगी। कई बार उसका यह आत्मविश्वास और अहंकार सही भी साबित हुआ है और आगे भी सही साबित होगा, मगर धर्म को मानने वाले भी कई बार धर्म के नाम पर झूठ के आडंबर को ठुकरा देते हैं। यह भी साबित होता रहेगा। इस रोड शो के वीडियो को देखकर तब भी और अब भी पूछना चाहिए था कि प्रधानमंत्री अकेले क्यों कर रहे हैं। कर्नाटका बीजेपी के नेता क्यों नहीं नजर आए। मगर धर्म और राजनीति के गठजोड़ के इस सबसे बड़े चेहरे के सामने एक सवाल रखकर देखिए, कोई जवाब नहीं आएगा। अगर धर्म का इस्तेमाल इनसे ना हो तो प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के कई नेताओं का भाषण किस पर होगा, कब तक होगा, कुछ पता नहीं, बीच में ही खत्म हो जाएगा। सोचना तो उस बजरंग दल को भी चाहिए जिस पर कांग्रेस ने बैन लगाने की बात अपने घोषणा पत्र में कही है। तो प्रधानमंत्री उस बजरंग दल की 5 खूबियां चुनावों में नहीं गिना सके, बल्कि बजरंग दल पर बात ही नहीं कर सके। यह बात अगर बजरंग दल को समझ आ जाएगी तो उन्हें यह भी समझ आ जाएगी कि बजरंग बली का नारा प्रधानमंत्री क्यों लगा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री बजरंग दल का बचाव नहीं करना चाहते थे या कर ही नहीं सकते थे। बिहार में बीजेपी क्या कर रही है, एक बाबा को ले आई और किस तरह के भाषण हुए हैं आप जाकर सुन सकते हैं। इसलिए किसी चुनाव का किसी पार्टी के मूल स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिसके कार्यकर्ताओं का राजनीतिक स्वभाव ही इन बातों से बना हो, केवल हार से नहीं बदल जाएगा। बिहार की घटना बता रही है कि जिस पार्टी में मोदी जैसे बड़े नेता हैं, उनके रहते वो पार्टी एक नए बाबा के सहारे अपना भविष्य खोज रही है। 2014 में इसी तरह रामदेव छाए हुए थे। इन दिनों उनका कारोबार इतना बढ़ गया है कि क्या पता उस वजह से भी नजर ना आते हो, या क्या पता उन्हें उनकी पूछ समाप्त हो गई हो। नए नए बाबा लाए जाते रहेंगे ताकि धर्म के नाम पर राजनीति की दुकान चलती रहेगी। जब भी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होता है, नुकसान जनता का होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।